इस वीडियो में हम क्लास 7 के हिस्ट्री का यहाँ पर दूसरे चैप्टर का राजा और उनके राज्य का नोट्स तैयार किया है और यहाँ पर पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट्स दर्शाया गया है। अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए पहले इसको पूरा डिटेल से समझते हैं। यहाँ शुरू होता है 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के काल में। इस बीच में जो है नए नए कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख राजवंश जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पाल वंश जो है बंगाल में पाल वंश का शासक था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली और अजमेर की तरफ जो है चाहवान का शासन था। यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ देख सकते हैं राष्ट्रकूटों का शासन था। उसके बाद नीचे आप जब चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेरों का शासन था, चोल का, और सबसे नीचे जो है पांड्य का शासन था। तो इस तरह से नए राजवंश उस समय जो है उदय हुआ था और उनका शासन चल रहा था। अब नए राजवंश के उदय के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से नए राजवंश का उदय हुआ। 7वीं सदी के आते आते ये भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जो है बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आने लगे थे, जिसे राजा लोग जो है उन्हें प्रायः मातहत या उन्हें सामंत की मान्यता देते थे। सामंत से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए और उसे जो है सैन्य सहायता प्रदान करें। कभी कभी अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे और कभी कभी अपने राजा से स्वतंत्र होकर अपने आप को स्वतंत्र मान बैठते थे। एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर समझाया गया है कि दक्कन में राष्ट्रकूटों ने ऐसा ही किया था। राष्ट्रकूट जो है चालुक्य राजाओं के अधीन था। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद उसे हराया और हिरण्यगर्भ, जिसे सोने का गर्भ कहा जाता है, हराने के बाद हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ये एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे के छोड़कर शस्त्र को उठा लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इनका कार्य था पुरोहित करना, लेकिन ये जो है पुरोहितगिरी छोड़कर शस्त्र को उठाया और अपना राज्य कर्नाटक और राजस्थान में स्थापित कर दिया। कई राजाओं ने अपने आप को महाधिराज यानी राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी 3 भुवनों का स्वामी, इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधि धारण कर ली। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये एलोरा की गुफा 15 का भित्तिन चित्र है ना, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है और ये प्रतिमा जो है राष्ट्रकूट काल की है। तो एलोरा के गुफा के बारे में क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि किस काल की जो है प्रतिमा है, तो ये राष्ट्रकूट काल की प्रतिमा है। नए नए राज्यों का जो उदय हुआ उन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगर से लगान वसूला जाता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों को दर्शाया गया है, जिसमें मकान पर छाजन डालने पर कर लगाया जाता था। खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर कर लगाया जाता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी कर देना पड़ता था। तो इस तरह के बहुत सारे कर थे जिनको जो है वहाँ के नागरिकों के द्वारा दिया जाता था। राजस्व वसूले के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी, जो प्रायः वंशानुगत होती थी। यानी पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी वो वंशानुगत ही चली आती थी। बड़े बड़े सेनाओं के पद पर जो आसीन हुआ करते थे वे पद भी वंशानुगत या राजाओं के जान पहचान के हुआ करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत किया करते थे। यह ताम्रपत्र जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह ताम्रपत्र अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। इन पर जो है राजसी मुहर लगाई जाती थी। प्रत्येक शासक राजवंश दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के प्रयास करते रहते। जैसे गंगा घाटी में कन्नौज शहर के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट
और पाल वंशों के बीच सदियों तक लड़ाई चलता रहा। 3 पक्ष होने के कारण इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। यानी कन्नौज नगर के लिए तीनों पक्षों के द्वारा, गुर्जर प्रतिहार के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा और पाल वंशों के द्वारा लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। शासकों के द्वारा बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन किया जाता था। अफ़गानिस्तान के गजनी का एक महमूद गजनवी था जिसने 17 बार भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक। इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जो है बहुत बड़ा धन का लूट ले गया, है ना, ये बहुत बड़ा लूट कहा जाए इसको। ये धन लूट कर ले गया और अपने वैभवशाली राजधानी का वहाँ पर निर्माण करवाया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान, जिसे चौहान भी बाद में कहा जाने लगा, वे दिल्ली और अजमेर पर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना ही होगा कि चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था उनका नाम। पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक शासन किया था, जिसने तुर्क शासक मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था। लेकिन उसके जस्ट अगले वर्ष जो है 1192 में मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। चोल वंश के विजयालय के द्वारा तंजावुर शहर और निशुम्भसूदिनी देवी के मंदिर को बनवाया गया था। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था वो 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। यानी चोल शासकों में सबसे शक्तिशाली राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाकर गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला भी किया था। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम में बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार से कम नहीं है। चोल मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। यानी चोल के द्वारा जो बनाया गया मंदिर था वो शासकों और अन्य लोगों की द्वारा जो भूमि दी गई थी उससे संपन्न थे। उन भूमि से जो उपज होती थी उनसे वहाँ के जो आसपास के लोग रहते थे या उनके लिए जो काम करते थे मंदिरों के लिए, जैसे बावर्ची, पुरोहित, मालाकार, मेहतर, संगीतकार, नर्तक, इन सभी का वहाँ पर निर्वाह चलता था, यानी पालन पोषण होता था। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यानी चोल समय का जो कांस्य प्रतिमा हुआ करता था वो संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में से एक है। किसानों की बस्ती जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू, यहाँ पे नाडू होना चाहिए, नाडू कहा जाता था, है ना। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने तथा कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान, अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधि से सम्मानित किया। चोल अभिलेखों में वर्णित भूमि के विभिन्न कोटियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। बेलन वगाई जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी उसे वेलन वगाई कहा जाता था। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दिया जाता था उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। देवदान या तिरुन मटक्कनी, मंदिर को उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसे देवदान या तिरुमटक्कनी कहा जाता था। पल्ली चंदम, जैन संस्थाओं को दान में जो भूमि दी जाती थी उसे पल्ली चंदम कहा जाता था। ये जो ब्रह्मदेव भूमि है, ब्रह्मदेव भूमि की देखरेख के लिए प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा के द्वारा की जाती थी। इन सभाओं की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य शर्त दिया गया है। इसी शर्त के आधार पर जो है सभा की समिति में कोई सदस्यता ग्रहण कर सकता था। जैसे उनके पास जो है अपना घर होना चाहिए था, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, उन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए था, उन्हें प्रशासनिक मामले की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी, वे पिछले 3 सालों तक
किसी समिति का सदस्य ना हो, इस तरह का शर्त उसमें दिया गया था। इसी के आधार पर जो है ये ब्रह्मदेव भूमि की देखरेख के लिए जो सभा था उसका कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता था। तो इस चैप्टर में यही कुछ मेन पॉइंट था जिसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जो है आगे आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे कम से कम एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।